हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम गिट के बारे में डिस्कस करेंगे। गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है या एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो आपके चेंजेस को, आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो वो जो चेंजेस होते हैं ना उसको एज ए स्नैपशॉट स्टोर करके रख लेता है। ओके, तो आप क्या करते हैं, जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो एक तरह से स्टोर होते जाता है आपके पूरे जो जर्नी होती है, डेवलपमेंट जर्नी, उसमें एक तरह का ये इंटीग्रल पार्ट रहता है। मीन्स आपके सारे चेंजेस स्टोर करता है। आपको कुछ इशू आ गया अगर कोड में, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, रिवर्ट करके वो इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सारा स्टोर होता है ना, स्नैप्स के फॉर्म में स्टोर होता है। लाइक उसको, तो आपका जो डेवलपमेंट का जर्नी है वो बहुत ही इजी हो जाता है ना। आई थिंक आपको ये मेरा जो समझाना है अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं एक तरह से उसको एक डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक तरह से इस डायग्राम को देखते हैं। लाइक एक वेबसाइट प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, मान लो। ठीक है, और वर्जन कंट्रोल सिस्टम हमने एक्टिवेट कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि वेबसाइट में मान लो तीन पेजेस हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ओके, मैंने काम करना स्टार्ट किया होम पेज के साथ। ठीक है, 26 ऑफ जैन को मैं काम कर रहा हूँ होम पेज पे। ओके, मैंने काम किया, उसमें चीज़ें एडिट की, मैंने फाइनल कर लिया पेज की होम पेज रेडी हो चुका है मेरे वेबसाइट का। मैंने इसको सेव कर दिया और वर्जन कंट्रोल सिस्टम को बोला कि एक स्नैपशॉट ये ले लो और स्टोर कर लो कि मैंने ये आज का काम कमिट कर दिया है, ये कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने होम पेज के काम को कंफर्म कर दिया है कि होम पेज हो चुका है मेरा, इसको कमिट कर दो। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या हुआ करता है, ये जो चेंजेस है उसको एक स्नैप के फॉर्म में, स्नैपशॉट बोलते हैं एक तरह से अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कि इस बंदे ने 26 को होम पेज पे ये काम किया है और मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ। सेम, वो सिर्फ चेंजेस को और उस फाइल को स्टोर कर लेता है और हमारे पास लोकल में भी वो फाइल होती है ना, हमारे सिस्टम में भी फाइल हो रही है, वो जो हम सेव कर रहे हैं वो भी साइड बाई साइड चल रहा है। ओके, देन 27 को मैं क्या करता हूँ कि मैं अबाउट डॉट एच टी एम एल का पेज ऐड करता हूँ वेबसाइट में। ठीक है, मैंने हम अबाउट डॉट एच टी एम एल का पेज ऐड किया, उस पर काम किया। देन सेम डे मैं कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल के पेज पे भी काम करता हूँ। ओके, दोनों पेज मुझे लगता है मैंने फाइनल कर लिया है। ठीक है, देन मैं एंड ऑफ द डे वो भी सेव कर लेता हूँ और वो एक कमिट कर देता हूँ। तो स्नैप के फॉर्म में 27th का रिकॉर्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है कि 27th को मैंने अबाउट और कॉन्टेक्ट में काम किया है। अब नेक्स्ट डे, मान लो नेक्स्ट डे 28th। ठीक है, 28th को मैंने काम स्टार्ट करता हूँ फिर से कि चलो मैं, मुझे सर्विसेज का पेज भी तो बनाना है, वो तो रह गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विसेज के पेज पे काम स्टार्ट कर रहा हूँ। बट मैंने, मुझे क्या लगा कि अरे अरे देखो कि अबाउट के पेज में तो कुछ चेंजेस बचे हैं। मीन्स मुझे कुछ और इनपुट रहा है कि अबाउट के पेज में मुझे कुछ इमेजेस ऐड करनी है, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि वो चेंजेस उसमें एडिट करूंगा। ठीक है, तो एडिट करूंगा और मैं क्या करूंगा कि उसको फिर से सेव करूंगा। देन सेम डे मैं सर्विसेज के पेज पे भी काम करूंगा और उसको सेव किया मैंने। ठीक है, तो वो 28th के डे पे मैंने जो चेंजेस किए हैं वो सारा स्नैपशॉट वर्जन कंट्रोल सिस्टम सेव कर लेता है कि इस बंदे ने 28th को अबाउट का पेज और सर्विसेज के पेज दोनों पेज में काम किया है। अब देखो, हमारे पास 26, 27, 28 का रिकॉर्ड है हमारे पास कि इस दिन हमने इस डे पे ये चीजें पे काम किया है। ठीक है, और मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ इस तरीके से अपने वेबसाइट को खत्म करने की जर्नी में। ओके, लेकिन अगर आगे जाते हुए मुझे लगता है कि मेरा किसी कोड में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर डे पे मान लो 28 को मेरे कोड में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का सपोर्ट है ना, तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम से 27th का बैकअप ले लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 27th का काम मेरा श्योर शॉट है, सब सही है। ठीक है, मैं 27th का बैकअप ले लेता हूँ। ठीक है, उस दिन मैंने बैकअप लेके वापस 28th को उस पर काम शुरू कर दिया, है ना। मतलब उस दिन जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं 27th का बैकअप को वापस से एक तरह से डेटाबेस से वापस ले रहा हूँ मैं।
है ना, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जो रेपोजिटरी होती है, एक तरह से रेपोजिटरी बोलते हैं इसे, मैं जो डेटाबेस बोल रहा हूँ, तो मैं क्या किया, 27 के बैकअप को मैंने लिया क्योंकि मुझे पता है कि उस दिन का काम मेरा सही है ना, और उसमें चेंजेस किए और मैंने इसको स्टोर कर दिया 28 को। तो एक तरह से मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, हर डे मैंने किस किस पे काम किया है, और कभी भी मैं कुछ गलती करता हूं तो मैं वापस जाके उस गलती को सुधारने के लिए पुराने बैकअप को यूज कर सकता हूँ, पुराने स्नैपशॉट को यूज करता हूँ, इसको स्नैपशॉट बोलते हैं, स्नैप्स। ठीक है, तो इस तरीके से वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम करता है। तो इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है ना कि आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। अगर आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, विदाउट वर्जन कंट्रोल सिस्टम आप काम कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम कर रहे हो, आपको कुछ भी इशू आ रहा है कहीं पे भी, और आपने कहीं कोड में मैसअप कर डाला, कुछ गलती कर डाली, तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा। मीन्स आपको लोकल में कई कॉपीज बना के सेव करनी पड़ेंगी हर डे की, आपने कुछ मिस कर दिया, आपको चेक करने में बहुत इशू होगा कि मैंने किस किस डेट पे कौन कौन से बैकअप लेके रखे हैं, है ना। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम इस जर्नी को ना बहुत इजी बना देता है, और आपका ना, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करें, वो लाइफ साइकिल वो बहुत इजी हो जाता है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना, ये सेम ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ऐसे ही गिट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके अलावा अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, दो टाइप का होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम मेजर। एक सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे रेपोजिटरी है, सर्वर है जो आपका रिमोट होता है जो, ठीक है, रिमोट सर्वर, इस पे मल्टीपल लोग अपनी अपनी कॉपीज लेके काम करते हैं। मीन्स मान लो राहुल एक बंदा है जो किसी एक फीचर पे काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट के, सेम अक्षय दूसरा बंदा है जो उस फीचर पे काम कर रहा है, और तीसरा समीर एक बंदा है जो तीसरे फीचर पे काम कर रहा है, ठीक है। तीनों क्या बोलना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉपीज अपने अपने सिस्टम पे लेते हैं रिमोट रेपोजिटरी से, उस पे काम करते हैं अलग अलग फीचर्स पे, उसको रेपोजिटरी पे सेव करते हैं, है ना। तो जो सेव करना होता है वो कमिट कहलाता है, और जैसे आपने कुछ चीजें एडिट हुई करने के लिए ली तो एक तरह से अपडेट कहलाया, है ना, आपने अपडेट किया अपने फाइल्स में। तो एक तरह से ये होता है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे रेपोजिटरी एक सेंट्रलाइज फॉर्म में होती है, एक ही रेपोजिटरी होती है, यूजर के पास उनकी एक एक कॉपी उन्होंने ली होती है, ठीक है, आप उस पे ही डेवलपर अपना अपना काम करता है, और वो सेंट्रलाइज रेपोजिटरी पे सेव करता है, ठीक है। ये देखने में लग रहा है ये आपको कि ये भी तो मतलब ये प्रॉपर सही तरीका है काम करने का, बट आप इमेजिन कीजिए कि तीनों साइमल्टेनियसली अलग अलग काम कर रहे हैं, है ना, अपने अपने कॉपीज को डायरेक्टली सेव कर रहे हैं रेपोजिटरी में, बट अगर कुछ कोड में प्रॉब्लम आ गई, कोड फट गया या कुछ इशू आ गई, तो तीनों के पास बैकअप नहीं है ना, एक तरह से, क्योंकि तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं और मेन रेपोजिटरी में सेव करते जा रहे हो एक एक कॉपी लेके। तो अगर रेपोजिटरी का फाइल करप्ट हो गया, कुछ इशू आ गया, इनके पास प्रॉब्लम हो जाएगा ना इनके पास, क्योंकि लोकल कॉपी नहीं है इनके पास कोई सी, और एक बैकअप के लिए कोई प्रॉब्लम वो नहीं है, सिस्टम नहीं है ना। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ आ सकता है। सो सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ना ये इशू होता है। क्या होता है, अगर कम लोग काम कर रहे हैं, सिंगल बंदा काम कर रहा है, तब तक तो सही है क्योंकि वो रेपोजिटरी पे डाल रहा है चीजों को, है ना, ट्रैक कर रहा है किस किस डे पे क्या क्या काम किया है, और उसको रिट्रीव भी कर रहा है, अगर कोई इशू नहीं है तो कमिट करते जा रहा है और नेक्स्ट डे स्टोर कर रहा है, तब तक इजी है। पर आप सोचिए, अगर 3 से 4 से 5 बंदे हैं या बड़ा प्रोजेक्ट है, सब काम कर रहे हैं, तो एक ही रेपोजिटरी पे वो कंटिन्यू कोड पुश कर रहे हैं, अपना कोड डालते जा रहे हैं चेंजेस करके, और कहीं कोड में इशू आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सेकेंडरी एक जो रिपोजिटरी होती है सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, ये होती है रिमोट पे, है ना, तो वो इंटरनेट के थ्रू यूज करके काम कर रहे हैं मान लो, है ना, रिमोट पे। तो एक तरह से प्रोसेस स्लो हो जाता है। स्लो कैसे होगा, क्योंकि आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है ना, आपके लोकल पे तो कोई प्रॉपर कॉपी नहीं है ना, एक रेपोजिटरी रहती तो आप फटाफट उस पर कोड पुश करते, कुछ चीजें पुल करते, है ना, इस तरीके से काम करते। बट रिमोट है तो आपको नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करना पड़ेगा, तो काम स्लो हो जाता है। कुछ इशू आ गया अगर कोड में, तो फिर वो बैकअप लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि सेंट्रलाइज है
है ना, किसी के पास अपना बैकअप नहीं है, सारे तो रेपोजिटरी पे ही डाल रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, एक तरह से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके। तो इसी के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से काम करता है। अभी देखिए मान लो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है। हाँ। अभी तीनों डेवलपर्स को सेम प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो ये क्या करेंगे, रेपोजिटरी की एक एक कॉपी ना अपने लोकल पे ले लेते हैं। अब देखिए यही रेपोजिटरी तीनों डेवलपर के सिस्टम में एक एक लोकल रेपोजिटरी की तरह आ गई है कॉपी। ओके। अब उनको क्या है, अब उनको नेटवर्क के थ्रू रिमोट पे काम करने की जरूरत नहीं है, उनके पास उनके लोकल पे रेपोजिटरी है, जो कि एक बेस्ट पार्ट है। अब क्या करेंगे वो, अपने रेपोजिटरी से कुछ फाइल की कॉपीज लेंगे, उस पे काम करेंगे, है ना, उसको कोड कमिट करेंगे, प्रॉब्लम है ना, तो उस पे एडिट करेंगे। देन अगर कुछ मैसअप होता है यहाँ पे, ठीक है, ये रेपोजिटरी रेपो वन में अगर कुछ मैसअप होता है, तो फिर से वो सेंट्रलाइज रेपोजिटरी से एक नया फ्रेश कॉपी रेपोजिटरी का क्लोन कर सकते हैं, है ना, फिर से क्लोन ले सकते हैं। देन इस रेपोजिटरी पे फिर से काम किया, कुछ इशू है तो उसको सुधारो, नहीं तो कोड को कमिट करो। देन इसी की कॉपी एक सेम रेपोजिटरी का एक लोकल रेपोजिटरी कॉपी ले लिया दूसरे बंदे ने अपने सिस्टम पे लोकली, वो अपना काम कर रहा है। तो इस तरीके से ना तीनों का काम एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है। ठीक है। वो अपना इजिली अपने लोकल पे काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है, उनको सर्वर का इशू नहीं आ रहा है, काम फास्ट हो रहा है क्योंकि उनके लोकल पे सारी चीजें, है ना। और दूसरे के काम भी उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने अपने सिस्टम के रेपो पे काम कर रहे हैं। और जो सेंट्रलाइज रेपोजिटरी है वो प्रॉपर से मैनेज है, वहां पे जो मेन प्रोडक्शन फाइल है वो सेव है, वो वही फाइल है जो प्रॉपर वर्क कर रही है। अब अगर जैसे पहला बंदा है, पहला डेवलपर है, उसने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया और वो कोड को पुश करता है सेंट्रल रेपोजिटरी पे, है ना, सेंट्रलाइज रेपोजिटरी पे। तो अभी एक कोई मैनेजर बंदा होगा जो पूरा प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है ना, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा ये कोड बराबर है कि नहीं, है ना। वो तब तक उसको अप्रूव नहीं करेगा और मेन फाइल में मर्ज नहीं करेगा जब तक उसको कंफर्म नहीं हो जाता है कोड है सही कि नहीं। सेम रेपो सेम सेकंड बंदा भी अपने कोड कंप्लीट करने के बाद पुश करके एक रिक्वेस्ट करता है कि मेरा कोड सही है, देख लो, आप मर्ज कर लो इसको, है ना, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तब फिर से जो मैनेजर होगा, जो प्रोजेक्ट का मैनेजर होगा, जो मेन बंदा, वो चेक करेगा कोड को सही है कि नहीं, अगर सही होगा तभी मर्ज करेगा। तो ये सिस्टम क्या है, ये प्रॉपर प्रूफ होता है, फुल प्रूफ प्लान की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका कोड भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर किसी तरीके से धोखे से अगर आपका रेपोजिटरी के कोड में प्रॉब्लम आ भी गया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से ना कहीं आपको प्रॉपर ऐसी कॉपी मिल जाएगी कोड की जो वर्किंग है। तो आप किसी भी लोकल के रेपोजिटरी की कॉपी लेके उसको सेंट्रलाइज रेपोजिटरी में डाल देंगे और वर्क करने लगेगा। तो अगर कोड करप्ट भी होता है ना, तो हमारे पास मल्टीपल कॉपीज होती हैं जिसको हम इजीली ले सकते हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड वे में होता है, तो यहाँ कोड सिक्योर भी होता है, फास्ट भी काम करता है, सबके पास अपने अपनी लोकल रेपोजिटरी की कॉपी होती है ना। तो चीजें वर्क करने में बहुत ही इजी हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रेपो जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना, वही एक तरह से गिट भी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। ओके। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि गिट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो यहाँ पे साइट पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी गिट के फीचर्स देखते हैं, गिट के क्या क्या फीचर्स हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट आता है ना, आप कमेंट करो। मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, अगर उसमें कुछ आपको लगता है कि मुझे करेक्शन करना चाहिए ना, तो मुझे सजेशन भी दो, है ना। मैं आपको चाहता हूँ आप इजीली समझें, हिंदी में समझें, ताकि आपको प्रॉब्लम बहुत इजी तरीके से समझ में आए, क्योंकि वीडियोस इस पे बहुत सारे हैं जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको समझाने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से बताते हैं ना कि समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं सोचता हूँ कि आपको इजी तरीके से सरल भाषा में समझ में आए, इसलिए मैं अपने तरीके से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है ना कि मैं बहुत फास्ट समझा रहा हूँ, या फिर मैं समझाने का तरीके में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आगे आने वाली वीडियो में इसे सुधारूंगा। ठीक है। अभी गिट के फीचर्स देखते हैं अपन। गिट का मेन फीचर है ना ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। तो ब्रांचिंग एंड मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या है
कि आप एक प्रोजेक्ट के ना मल्टीपल ब्रांच बना सकते हैं। आप कैसे कैसे, जैसे आप एक मेन ब्रांच बना लिया आपने प्रोडक्शन का ब्रांच, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, पेजेस क्रिएट करें। मान लो उसी एग्जांपल को लेंगे अगर वेबसाइट का, ठीक है, कि आप वेबसाइट के पेजेस पे काम कर रहे हैं एक ब्रांच पे, जिसमें होम पेज है, अबाउट पेज, आप ऐड करते जा रहे हैं। तो एक तरह से वो हो गया डेवलप ब्रांच हो गया, ठीक है। मास्टर जो मेन है प्रोडक्शन फाइल, उससे आपने एक डेवलप ब्रांच निकाल ली जिसमें आप फाइल्स ऐड करते जा रहे हैं। ओके, साइड बाय साइड आप क्या चाहते हैं कि ना, जैसे मैंने होम पेज बनाया तो कोई तीसरा बंदा ना हो, कोई तीसरा डेवलपर उस पे टेस्ट करते जाए कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आपने एक और ब्रांच बना लिया, टेस्टिंग का ब्रांच, जिसमें ना वो बंदा चेक करेगा कि होम पेज पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं तो बराबर से काम कर रहा है कि नहीं, है ना। मतलब सामने वाले डेवलपर ने, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए राहुल काम कर रहा है डेवलपमेंट के पेज पे, डेवलपमेंट के ब्रांच पे, वो पेजेस ऐड कर रहा है, और विमल काम कर रहा है टेस्टिंग के ब्रांच में। तो क्या करेगा, राहुल के चेंजेस को विमल हर बार चेक करेगा, उसके कोड को पुल करके, कि इसका होम पेज बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं, है ना। फिर उसने नया अगर पेज ऐड किया अबाउट का, तो फिर से उसको पुल करेगा और वो चेक करेगा कि टेस्टिंग का पार्ट कि ये बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर वर्क करेगा तो वो प्रॉपर चेक करके उसको कोड को पुश कर सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है कि कोड को मर्ज कर लो मास्टर में। तो ये डेवलप और टेस्टिंग का पार्ट, फिर आखिरी में अगर सब सही है तो मास्टर में हम मर्ज कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको फिर से भेज सकते हैं कि फिर से करेक्ट करो, कोड में कुछ इशू है। तो इस तरीके से ना जो ब्रांचिंग का पैटर्न है ना गिट में, वो आपका कोड को सिक्योर भी रखता है और अपना पैरेलली मल्टीपल चीजों पे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही काम पूरा कंप्लीट होगा देन ही आप दूसरा काम उठाओगे। यहाँ पे मल्टीपल चीजें ना एक ब्रांच के फॉर्म में इजिली काम हो सकती हैं, और आपका कोड भी सेफ रहेगा, क्योंकि आप अलग अलग चीजों पे काम करो और जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाता कि कोड सही है, आप मर्ज भी नहीं करोगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताया है कि अलग अलग टॉपिक्स जो आप बताया ना, वही चीज बोलने चाह रहे हैं। आप एक बार इसको पढ़िएगा अगर आपको लगता है डाउट तो, ठीक है। देन सेकंड फीचर है स्मॉल एंड फास्ट। गिट स्मॉल एंड फास्ट क्यों है, क्योंकि फास्ट तो इसीलिए है क्योंकि आपके लोकल में एक एक रेपोजिटरी आपके पास लोकल ही होती है, तो आप अपने सिस्टम के साथ डील कर रहे होते हैं। तो फास्ट तो वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम खत्म हो गया। आपको रिमोट से कनेक्ट करना ही नहीं है, आपके पास सेम आपकी कॉपी आपके सिस्टम में है। तो आपको कमिट करने में, पुल पुश करने में, मतलब अपने लोकल रेपोजिटरी में चीज़ों को करने में, है ना, बहुत ही इजी हो जाएगा, और इसलिए काम बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो जाता है। और गिट का कोड इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये लिनक्स कर्नल पे वर्क करने के लिए इसको बनाया गया था, तो इसकी वजह से बहुत फास्ट है। ओके, देन ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मेन फीचर ही है ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या क्या फायदे हैं, है ना। मल्टीपल बैकअप्स होते हैं, कोई भी वर्क फ्लो हो सकता है, सब वर्जन स्टाइल वर्क फ्लो होता है, अलग अलग वर्जन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये इसीलिए बेनिफिशियल है। डेटा एश्योरेंस होता है, क्योंकि आपका डेटा एश्योरेंस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आपका कोड इस तरीके से सेव होता है ना यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक इंटीग्रिटी के थ्रू, कि आपका एक एक बिट जो प्रोजेक्ट का रहता है ना, वो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस तरीके से उसको सेव किया जाता है, या इस तरीके से वो स्टोर होता है ना, रेपो में, कि आप कोई उसको ना कंटेम, मतलब एक तरह से उसको एडिट नहीं कर सकता। और हर एक चीज उस तरीके से सेव रहती है कि कोड को सिक्योर हो जाता है, डेटा का एश्योरेंस आ जाता है ना। एक एक चीज प्रॉपर तरीके से आईडीज के फॉर्म में एक स्टोर होती है। वो एक उनका अपना पैटर्न है गिट का, कैसे स्टोर करना है। अब इतना मान लीजिए कि आपका कोड बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है। देन स्टेजिंग एरिया। गिट में स्टेजिंग एरिया एक कॉन्सेप्ट है, मीन्स आप ना कोई भी चेंजेस करते हो फाइल में, है ना, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी, आपने उस पर काम किया, आपने गिट को इनिशिएट कर दिया, गिट आपका कोड चेक कर रहा है ना, आप क्या क्या पेजेस क्रिएट कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, क्या रिमूव कर रहे हो, एडिट कर रहे हो। तो वो क्या हो गया, वर्किंग डायरेक्टरी हो गया, आप उस पर काम करते हो। देन आप ना स्टेजिंग एरिया में जब आता है ना, तो गिट वॉच करने लग जाता है आपके कोड को। इनिट होने के बाद तो स्टार्ट हो जाता है, देन स्टेजिंग एरिया में आपका कोड चेक होता रहता है कि आपने कोड को नहीं नहीं सॉरी, मैं गलत बोला, मैंने क्या बोला, हाँ, वर्किंग डायरेक्टरी में जब आया कोड, देन कोड को चेक कर रहा है।
ठीक है, गिट चेक कर रहा है कि किस पेज पे क्या काम कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। वो सारा वॉच करता है कि कोई नया पेज क्रिएट हो रहा है क्या, सारा वो होता है। देन वो क्या करता है कि ना, हम लोग अगर स्टेजिंग एरिया में कोड को ले गए, इसका मतलब क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ इतना मैंने क्लियर कर लिया है, अभी ये कमिट करने के लिए रेडी है कोड। कमिट करना मतलब सेव करना और रेपोजिटरी में पुश करना एक तरह से। तो जब मैं कमिट करता हूँ ना, तो एक वर्जन जो मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एग्जांपल में आपको बताया था ऊपर एक इमेज में, जैसे ही कमिट किया मैंने, जैसे मैंने कमिट किया तो उस डेट के, उस टाइम के बेस पे वो फाइल पूरी सेव हो जाती है ना। तो स्टेजिंग एरिया हमको एक रिलैक्सेशन देता है, एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि कमिट के पहले के जो चेंजेस हैं वो चेक कर सकता हूँ मैं, क्या प्रॉपरली मैंने किया है कि नहीं, है ना। आप कमिट कर दूं क्या कोड, तो एक तरह से एक वन लेयर मेरे को बेनिफिट देता है वो स्टेजिंग एरिया। तो कुछ भी चेंजेस अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले वहां पे क्या होता है कि वो एक बार स्टेजिंग एरिया में रखता हूँ मैं कोड्स को कि ये ठीक है, और अगर मेरे को कुछ एडिट भी करना होता है ना, तो मैं स्टेजिंग एरिया से ही कोड को लेके एडिट भी करता हूँ। ठीक है। और जब भी मुझे लगता है कि एकदम मेरा कंफर्म हो गया है, सारी चीजें ठीक है, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ। तो कमिट करने के पहले और काम होने के बाद मैं जो कोड को सोच रहा हूँ कि बराबर है, अब ये कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं उसको स्टेजिंग एरिया में रखूंगा। समझा आपको। देन ओपन सोर्स है गिट। गिट ओपन सोर्स है तो आपको फ्री और लाइसेंस का इशू नहीं है ना, आप इजीली यूज कर सकते हैं, आपको कुछ बाय करना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। तो इस तरीके से ये गिट का बेसिक प्रॉपर्टीज है, आई थिंक जो आपको लगा होगा बहुत बेहतरीन है गिट वर्क करने के लिए। और अगर आप देखें कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गिट है, और इसीलिए इसका यूजर बेस भी बहुत ज़्यादा है और सारे डेवलपर्स इसको यूज करते हैं। ओके। तो आई थिंक आपको गिट का बेसिक समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में ना हम लोग उसके पूरे कमांड्स देखेंगे गिट के सारे, कि किस तरीके से वर्क किया जाता है ना। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन कोड्स का यूज करके हम गिट को यूज करते हैं, है ना। गिट के कोड्स क्या क्या है, लाइक वो सिंपल सिंपल कमांड लाइन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में वो सारा आपको बताऊंगा मैं। कोड वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। मैंने एक डिफरेंट तरीके का ट्राई किया है आपको गिट का समझाने का। अगर लग रहा है आपको कि मेरे समझाने का तरीके में कुछ इशू है तो मुझे उसको भी बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। ओके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ तक आप आ ही गए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीखना चाहते हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए। तो और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक